Bismillahirrahmanirrahim. Today we talk about refraction. Refraction क्या है? When a light enters from one medium to the other, then it changes its direction. This property of light is called refraction. और इसी प्रॉपर्टी को हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। डायरेक्शन को चेंज क्यों करेगी? क्योंकि दोनों मीडियम की डेंसिटी एक जैसी नहीं है। एयर की डेंसिटी और है, लिक्विड की डेंसिटी और है। लाइट दोनों मीडियम के अंदर एक जैसा ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसा कि इसमें शो किया गया एक इंसिडेंट रे जिसका एंगल हमारे पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी साथ साथ में इंक्रीज होगा, मगर हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज स्मॉलर देन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। और जब हम लाइट को एंटर करेंगे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो स्मॉलर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब हम लाइट को मूव करवाते हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर, तो ये नॉर्मल यानी कि एन या यहाँ पे नॉर्मल, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उससे अवे मूव करेगा, हमेशा उससे अवे मूव करता है, यानी कि उससे दूर जाएगा। और जब हम बात करेंगे एयर से लिक्विड यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, तो नॉर्मल की तरफ वो मूव करता है, यानी कि टुवर्ड द नॉर्मल वो जाएगा। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके अंदर ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके अंदर कम होगा। और अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुताल्लिक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय एन। एन क्या है? हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट की एयर और वैक्यूम दोनों के अंदर एक ही स्पीड होती है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, जिसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय सी। और दूसरे हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड, सॉलिड और एनी अदर मटेरियल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे चेंज है, उसको रिप्रेजेंटेड किया गया बाय वी। इन दोनों की रेशियो के अंदर सी के ऊपर तो कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कांस्टेंट फैक्टर है। हमेशा जब भी बात होगी वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड के हिसाब से बात होगी। और n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू 1 से मुराद हमारे पास ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। अगर हम लिक्विड की जगह पे भी एयर ही ले लें तो दोनों का वैल्यू हमारे पास सेम होगी और दोनों कैंसिल होकर हमारे पास वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू 1, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास सेम हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो वैल्यू हमेशा n ग्रेटर देन होगा 1, यानी कि हमेशा n की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से। 1 कब होगी? वो हमेशा तब होगी जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दोनों ही मीडियम एक जैसे हों। दोनों मीडियम एयर हो सकते हैं, दोनों मीडियम लिक्विड हो सकते हैं, तो फिर रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी नहीं होगा, वो सेम एक ही प्लेन के अंदर लाइट मूव करेगी। और अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ। ये एक उसका रिफ्रैक्शन का ही एक लॉ दिया गया हमारे पास। स्नेल्स लॉ क्या है? हमारे पास एक रेशियो है, यानी कि जब हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर भेज देते हैं, यानी कि ये हमारे पास एयर मीडियम हो सकता है, ये हमारे पास लिक्विड मीडियम हो सकता है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें कम है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा कर दिया, इसमें और ज़्यादा कर दिया, तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे I1, यहाँ पे R1, I2, R2, I3, R3, यानी कि वैल्यूज़ तो चेंज हो रही हैं पर हमेशा इनका आंसर सेम ही का आएगा, यानी कि एक कांस्टेंट फैक्टर ही आएगा। जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था PV इज इक्वल टू K, यानी कि जब भी दोनों का सम लेते हैं तो जब भी दोनों मल्टीप्लाई आपस में होते हैं तो हमारे पास आंसर एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही आती है। सेम इसी तरह हमारे पास इसके अंदर भी एक सेम क्वांटिटी ही आएगी, यानी कि n इज इक्वल टू साइन I और साइन R। साइन I हमारे पास क्या है? वेलोसिटी इन एयर, यानी कि मीडियम ऑफ एंगल I, और साइन R हमारे पास क्या है? वेलोसिटी इन लिक्विड या मीडियम ऑफ एंगल R। और अब हम बात करते हैं इसके लॉ की स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि ये जब भी आएगा, यानी कि अगर हम पहले के लिए साइन I है वो साइन R ले लें तो वो इक्वल होगा साइन I2 ओवर R2, और वो इक्वल होगा साइन I3 ओवर R3, यानी कि इनका आंसर जब भी हम लेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आंसर ही आएगा इसके लिए।
और इसीलिए इसको बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि जब भी इसका आंसर आएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग तो वो हमेशा सेम ही होगा। ये चेंज भी हो सकता है। कब चेंज होगा? जब हम इसकी जगह N2 की जगह कोई और मीडियम ले लें, यानी इंसिडेंस को सेम रहने दें या चेंज करते जाएं और नीचे मीडियम चेंज कर दें। अगर मीडियम चेंज कर लिया तो फिर आंसर सेम नहीं आएगा। अगर मीडियम हमारे पास दोनों के लिए तीनों मर्तबा एक ही रहे मीडियम तो आंसर सेम होगा। अगर मीडियम चेंज किया तो आंसर चेंज होगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन। स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है टेम्परेचर को चेंज करने के साथ साथ। यानी कि इट मीन्स वी मेंशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, वी हैव टू मेंशन द टेम्परेचर एज वेल। इसके लिए फिर दो साइंटिस्ट ने काम किया, यानी कि इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक हमारे पास साइंटिस्ट आया लॉरेंस और एक आया लॉरेंस। इन्होंने काम किया 88 के अंदर और एक रिलेशनशिप को डिराइव किया। कौन सा रिलेशनशिप था? वो रिलेशनशिप था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी के दरमियान में। और वो रिलेशनशिप हमारे पास क्या है? R इज इक्वल टू n² - 1 डिवाइडेड बाई r² + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/d। यहाँ पे हमारे पास R क्या है? R है हमारे पास स्पेसिफिक रिफ्रैक्शन, या इसका हमारे पास दूसरा नाम है रिफ्रैक्टिविटी। और N और D हमारे पास क्या है? N है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और D है हमारे पास डेंसिटी। ये जो हमारे पास अब फार्मूला दिया गया है इसके अंदर टेम्परेचर को मेंशन नहीं किया गया, यानी कि दिस पैरामीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। N एंड D, N हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और D हमारे पास डेंसिटी, वो चेंज होगी इन सच अ वे विद चेंज इन टेम्परेचर दैट R रिमेन्स द सेम। यानी कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे हमारे पास आंसर सेम ही आएगा। टेम्परेचर को हमेशा चेंज करें, N और D आपस में मल्टीप्लाई होकर हमेशा R रिफ्रैक्टिविटी का आंसर को सेम ही लाएंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी बॉयज़ लॉ में पढ़ा था, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएं तो प्रेशर कम, प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम, यानी कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन थे। और ये भी एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह का रिलेशनशिप में है कि इनको अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज़ तो चेंज होंगी पर हमेशा R की वैल्यू हमेशा हमारे पास सेम आएगी। और अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की तरफ। जब हम यूनिट की बात करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी का यूनिट दिया होता है ग्राम पर cm³ और या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब हम इसके फार्मूले के अंदर देखें तो हमारे पास फार्मूले के अंदर दिया गया n जो कि हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, तो डेंसिटी का यूनिट हमारे पास ग्राम पर cm³ और या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारे पास इस फार्मूले के अंदर जो दी गई है वो दी गई है इन्वर्स के अंदर। तो यानी कि डेंसिटी को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसी के फार्मूले का जो हमारे पास इन्वर्स होगा वही हमारे पास यूनिट होगा रिफ्रैक्टिविटी का। इस फार्मूले को अगर देखा जाए तो हमारे पास n एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1 कांस्टेंट है, n फिर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 2 कांस्टेंट है, हमारे पास सिर्फ एक डेंसिटी ही है। n का हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, यानी कि अगर हम डेंसिटी के यूनिट का इन्वर्स ले लें तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा किसका? रिफ्रैक्टिविटी का। और जब हम डेंसिटी के यूनिट को इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास उसका यूनिट आता है cm³ पर ग्राम या फिर मीटर क्यूब पर किलोग्राम। और नेक्स्ट जो हम समझने के लिए करने लगे हैं वो है हमारे पास मोलर रिफ्रैक्शन। मोलर रिफ्रैक्शन क्या है? जब भी हम रिफ्रैक्टिविटी को मल्टीप्लाई करेंगे विद द मोलर मैस तो हमारे पास मोलर रिफ्रैक्शन आएगा। मोलर रिफ्रैक्शन क्या है? मोलर रिफ्रैक्शन को हम मैस के साथ जब मोलर मैस कोई भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसकी मोलर मैस को आप यहाँ पे लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा मोलर रिफ्रैक्शन। इसके अंदर अगर देखा जाए तो n, फिर हमारे पास जब इसके यूनिट की बात करेंगे तो n हमारे पास फिर एक कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट नहीं है, 1 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, n का कोई भी यूनिट यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं है, और मोलर मैस और डेंसिटी। और इसका यूनिट जब भी हम मोलर मैस को लेते हैं तो मोलर मैस का हमारे पास यूनिट होता है ग्राम पर मोल और डेंसिटी का ग्राम पर cm³। ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, पर मोल वैसे ही रहेगा, cm नीचे पर मीटर क्यूब है वो ऊपर जाके सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यानी कि मोलर रिफ्रैक्शन का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो हमारे पास मैस का जो मोलर मैस का एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम पर मोल, और डेंसिटी का जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो है हमारे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इसका फाइनल यूनिट आएगा वो हमारे पास होगा मीटर क्यूब पर मोल।